So we are starting with the revision of AS2 inventories. AS2 इन्वेंट्री में जैसे बात हुई थी अपनी इन्वेंट्री इज नथिंग बट योर स्टॉक। जो अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो एडजस्टमेंट आप बताते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे और बैलेंस शीट एसेट में लिखते थे। तो आइडियली 11-12 फाउंडेशन तक ये वैल्यू आपको रेडीमेड रहती थी, राइट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू के ऊपर हम AS2 पूरा बनाया गया है, ठीक है। इन्वेंट्रीज तीन टाइप के, कौन से तीन टाइप के? एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP और एक होता है फिनिश गुड्स, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली मीनिंग मीनिंग क्या है उसकी, बेसिकली इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट है। व्हाट इज इन्वेंट्री? एन एसेट। एसेट फॉर व्हाट? हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे फिनिश गुड्स मान लेते हैं एक चेयर, कंप्लीट चेयर, ठीक है। उसके बाद इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल, दैट इज WIP, जो आधी अधूरी चेयर बन चुकी है, अब तक चेयर बना नहीं है, WIP बन रही है, राइट। और तीसरा मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन, दैट इज रॉ मटेरियल, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? इट इज एन एसेट। एसेट फॉर व्हाट? हेल्प फॉर सेल इन द, राइट, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, अगर प्रोसेस में है, या फिर मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन। इन शॉर्ट, रॉ मटेरियल, WIP, FG, राइट। अगर हम FG की बात करें तो FG को कैसे वैल्यू किया जाता है? वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब बात करते हैं कॉस्ट में क्या क्या आता है और NRV कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन NRV सीख लेते हैं। व्हाट इज NRV? बेसिकली NRV बहुत सिंपल सा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं मैं ये पेन 100 रुपीज़ में बेचता हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया मेरा एस्टिमेटेड, राइट। लेकिन पूरा 100 रुपीज़ मेरे पास नहीं आता है, एक एजेंट है जिसको मैं 5% कमीशन देता हूँ, तो 100 पे 5 तो वो लेके जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आएगा? 95। तो मेरे लिए NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 95 है, राइट। अब मान लेते हैं मेरा कॉस्ट अगर 80 है, NRV 95 है, तो मैंने वैल्यू किस पे करना चाहिए? 80 पे, विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर मान लेते हैं ये 98 है, तो मैंने वैल्यू किस पे करना चाहिए? NRV पे, दैट इज 95 पे। इज द पॉइंट क्लियर? तो AS2 आपको बोलता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये हो गया FG के लिए, राइट। अगर हम बात करें WIP की, अगेन कॉस्ट में क्या क्या आता है थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर हम WIP की बात करें, अगेन सेम रूल, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, लेकिन इसके लिए NRV कैलकुलेशन अलग हो जाता है। कैसे होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तो था ही था। एक और चीज माइनस होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये माइनस हो जाता है, राइट। तब जाके आपका आ जाता है NRV। क्यों? क्योंकि जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा वो बिकेगा ही नहीं, ये एजम्पशन पे कि आधी अधूरी चीज हम बेच नहीं सकता। तो जब मैं पूरा करूंगा तो उसके लिए खर्चा लगेगा मुझे, वो खर्चा करूंगा तभी तो बेचूंगा, राइट। तो जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा उसमें एक्सपेंस तो माइनस होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ आपका कंप्लीशन कॉस्ट भी माइनस होगा। इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने NRV लिख के रखा है, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, कॉस्ट ऑफ FG कितना दिया है? 80,000। एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 88,000। और ब्रोकरेज कितना दिया है? 10%। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट? 80,000, राइट। एंड व्हाट इज द NRV? सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज, कितना आ रहा है? 71, 79,200, राइट। 79,200। तो 80 पे वैल्यू करना है या 79 पे वैल्यू करना है? 79,200 पे, व्हिचएवर इज लोअर। इज द पॉइंट क्लियर? इजी, ओके। अगर हम अब WIP की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय अनफिनिश्ड? अनफिनिश्ड का मतलब भी WIP होता है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 20,000। अब हम कैसे निकालेंगे? अगेन वही चीज, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना हो गया? 88 माइनस 10, 79,200 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 59,200। तो इसके लिए NRV हो गया 59,200, जबकि कॉस्ट कितना है? 52। तो हम वैल्यू किस पे करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे, 52 पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इजी, ओके। तो पहला कैलकुलेशन हो गया अपना, दैट इज सबसे पहले हमने मीनिंग चेक किया। मीनिंग के बाद उसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं? FG को वैल्यू कैसे करेंगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। WIP को कैसे वैल्यू करेंगे? सेम, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV दोनों में बदल गया। फिनिश गुड्स के लिए NRV क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एस्टिमेट, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। लेकिन WIP के लिए क्या था? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस फॉर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, राइट। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को हम बेचते नहीं है, राइट। रॉ मटेरियल हमने यूज करने के लिए रखा है। तो रॉ मटेरियल के लिए वी डोंट यूज द वर्ड NRV, वी यूज द वर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन शॉर्ट, अगर मैं आज खरीदूं तो उसको खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा? बेसिकली आज अगर मैं यूज करूंगा तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, तो आज खरीदने के लिए व्हाट इज द परचेज प्राइस? वो परचेज प्राइस को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर मैं बाहर वाले से आज परचेज करूं तो कितने में रिप्लेस कर पाऊंगा उसको, राइट। तो आइडियली हम क्या करते हैं, इट फॉलोज FG। यहाँ पे कुछ लोअर नहीं लिखते हैं। अगर FG ने कॉस्ट फॉलो किया है तो इसको भी कॉस्ट फॉलो करना है।
अगर एफजी ने एनआरवी फॉलो किया है तो इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आइडियली रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी समझ के चलो आप, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए हम लोअर नहीं चेक करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए जो एफजी फॉलो करेगा वही करेंगे। अब इसी एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमने एफजी को कितने वैल्यू किया था, 80 पे या 79 200 पे, 79 200 पे। अगर मैं 79 200 कर रहा हूँ, क्या मैं एनआरवी पे कर रहा हूँ? यस। अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रॉ मटेरियल का लोअर वैल्यू क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करने वाला हूँ। इन शॉर्ट, रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी वही रहता है। इज द पॉइंट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? 30,000। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? 32। आइडियली बच्चा क्या बोलेगा? सर विच एवर इज लोअर। गलत, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही बढ़ाया रॉ मटेरियल, उसको बोलना भाई एफजी जो फॉलो करेगा मैं वही फॉलो करूंगा। एफजी ने क्या फॉलो किया? एनआरवी। तो रॉ मटेरियल भी एनआरवी दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉलो करेगा। तो रॉ मटेरियल को 32,000 वैल्यू किया जाएगा, ना कि 30,000 पे। ऐसा एएस में लिखा है। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने सॉल्यूशन में लिख के दिया। एफजी में हमने वैल्यू किस पे किया? 79 200 पे। तो सिंस एनआरवी इज लोअर, एफजी विल बी वैल्यूड एट 79 200। डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी को क्योंकि हमने 59 200 निकाला था अभी आंसर, कॉस्ट कॉस्ट कम था तो हमने क्या किया? 52 पे वैल्यू किया। ठीक। आगे, रॉ मटेरियल इट फॉलोज एफजी एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली इट शुड वैल्यूड एट 32,000। कोई फर्क नहीं पड़ता है 30 लोअर रहेगा या 32 लोअर रहेगा, राइट। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है। एक और पॉइंट ये आता है कि अगर आप आपके पास अलग अलग इन्वेंट्री है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास पेन अलग है, कैलकुलेटर अलग है, मोबाइल्स अलग है, ऐसे। तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कॉस्ट और इंडिविजुअल पे वैल्यू करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी, राइट। तो यहाँ पे ऑल्सो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पे ही वैल्यू करना चाहिए, मतलब आप टोटलिटी में नहीं करोगे, राइट। जैसे इंडिविजुअल दिया मैंने ए बी सी, कॉस्ट दिया 40 30 20, एनआरवी दिया है 38 37 20, राइट। तो आपने ये नहीं बोलना चाहिए सर टोटल और टोटल वैल्यू करो, ऐसा नहीं करेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे। तो ए को आप किस वैल्यू करोगे? 40 या 38 पे? 38 विच एवर इज लोअर। 30 या 37? 30। 20 या 20? तो ऑब्वियसली 20, राइट। तो आइडियली इन तीनों पे वैल्यू होना चाहिए, तो आपकी इन्वेंट्री 88 आनी चाहिए, ना कि 90। अगर आप टोटल में करोगे तो आप बोलोगे सर 90,000 वैल्यू करो, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। यही पॉइंट क्लियर है? तो अब तक हमने एक ही रूल सीखा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी कैसे निकालते हैं ये सीख लिया। रॉ मटेरियल इट फॉलोज एफजी। यही पॉइंट क्लियर? आगे, अब कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? तो परचेज कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, जो भी परचेज प्राइस रहेगा, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट की बात करना ही नहीं। ये सेम चीज़ आपके मटेरियल कॉस्टिंग में आ जाता है। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमारे कॉस्ट में क्या-क्या ऐड करोगे। जैसे मान लेते हैं ये पेन बना रहा हूँ। ये पेन या तो आप परचेज़ कर सकते हो या तो खुद बना सकते हो। मैं फिलहाल खुद बाहर से परचेज़ करूँगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं मैं बाहर से परचेज़ कर रहा हूँ। तो बाहर से परचेज़ करते समय लेट्स से ये पेन मैंने परचेज़ किया ₹10 में, इसका एमआरपी। वो मुझे 30% डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने वैल्यू कितने में करना चाहिए? ₹7 में। आगे, मेरे पास आने तक जो भी टैक्सेस लगेंगे, वो सब मैं ऐड करूँगा, अगर उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो। अगर क्रेडिट अवेलेबल है मतलब क्या? मैं अभी पे करूँगा, बाद में मुझे वापस कट के मिलेगा। तो फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पे किया ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस इफ नॉट रिफंडेबल, अगर रिफंड नहीं होने वाला है तो आप ऐड कर दो। इन शॉर्ट, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है? आगे, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, टोल टैक्स जो भी रहेगा, सब आप ऐड कर दोगे। इंश्योरेंस रास्ते का, ब्रोकरेज या कमीशन ऑन परचेज़, ये सब आपके पास आने तक के खर्चे हैं, सब कुछ ऐड होगा। इज़ द पॉइंट क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर इफ वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो मेकिंग के लिए क्या-क्या लगता है? आपको सारे खर्चे लगेंगे, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, राइट? तो कौन से ओवरहेड्स कितने ऐड करने हैं? तो मटेरियल पूरा ऐड करना है क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट ऐड करना है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। अदर डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करना है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करना है क्योंकि वो वेरिएबल है। इन शॉर्ट, वेरिएबल सारे ऐड करने हैं। लेकिन फिक्स के लिए एक छोटा-सा पॉइंट है और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड जब भी रहेगा, खास करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो क्या करना है? नॉर्मल या एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। इन शॉर्ट, मान लेते हैं एग्जांपल, मेरे फिक्स्ड एज द नेम इट गेट्स फिक्स्ड, ये पर यूनिट नहीं रहेगा, टोटलिटी में रहेगा। तो हम पर यूनिट कैसे निकालेंगे उसका? तो मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ का खर्चा था, 50,000, राइट? ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और फिक्स्ड है 50,000। तो आप क्या चेक करोगे? आपने यूनिट्स का, नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है? लेट्स से मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स होता ही है, 10,000 यूनिट्स होता है, ठीक है? और आपने 8,000 ही बनाया है, तो आप डिवाइड कैसे करोगे? 10,000 से। तो डिवाइड बाय 10,000 कर लोगे, तो आप क्या बोलोगे? ₹5 पर यूनिट का खर्चा है। लेकिन अगर आपने 12,000 बनाया है, तो आप डिवाइड बाय 12,000 करोगे, डिवाइड बाय 12,000 करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4.1666। तो आप बोलोगे 4.166। इज़ द पॉइंट क्लियर? मतलब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए एक नया पॉइंट है। अब क्योंकि कॉस्ट में ऐड होता है, इसलिए मैंने क्या किया? इसको एक अलग पॉइंट बना दिया।
और इसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन भी कर दिया, ठीक है? तो सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम कभी ना हो। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स मान लेते हैं 50,000 है। अगेन मैंने वही एग्जांपल दिया। नॉर्मल कैपेसिटी आपकी कितनी है? 10,000 और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? या फिर एक्चुअल यूज़ कितना किया आपने? 8,000। इन शॉर्ट मैंने सोचा था मैं 10,000 बनाऊँगा, लेकिन आपने एक्चुअल में सिर्फ 8,000 बनाया। तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 10,000 करोगे और आंसर ₹5 निकाल लोगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं रेगुलर लेक्चर्स में दे चुका हूँ। एक बार फिर से दे रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली क्या होता है? देखो, अगर आपका 50,000 खर्चा हुआ, 50,000 आपका खर्चा हुआ, ठीक है? और आपने सोचा था कि 10,000 में बनाएँगे, लेकिन आपने कितने बनाए? 8,000। और अगर आपने 8,000 से डिवाइड कर दिया, तो आपका पर यूनिट कितना हो जाएगा? 6.25 बराबर, आपका पर यूनिट कितना हो गया? 6.25। सोचो अभी क्या होगा? आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा किया होगा। लेट्स से मटेरियल लगा ₹5 का, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेबर लगा ₹3 का और ये वाले ओवरहेड्स कितना आपने जोड़ा? 6.25 कितना हो गया प्रोडक्ट? 14.25। आपने ₹2 प्रॉफिट जोड़ा और 16.25 में बेचने की कोशिश की, ठीक है? लेकिन आपका कॉम्पिटिटर 15.5 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 15.5 में। या फिर एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट को है ना हम सिर्फ 75 पैसा लेते हैं, 0.75, ठीक है? तो कितना हो गया? 15। मतलब आप 15 में बेच रहे हो, 0.75 प्रॉफिट। लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो ₹14 में सेल करता है। ही इज़ सेलिंग एट हाउ मच? 14। तो आपने आइडियली डिसीजन क्या लेना चाहिए? सर ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, बंद कर दो। लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, बंद कर दो, राइट? क्योंकि 15 में तो 14.25 तो मेरे को आ रहा है। मैं 14 में कैसे बेचूँगा? कमाऊँगा क्या? उल्टा नुकसान बेचूँ क्या? तो आप बोलोगे सर एक काम करो प्रोडक्ट ही बंद कर देते हैं। लेकिन आपने चीज़ गलत की। चीज़ गलत क्या की? आपने 6.25 जोड़ा। एक्चुअल में आपकी एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी? 10,000। तो आपने क्या करना चाहिए था? 10,000 डिवाइड करना चाहिए। मानता हूँ आपने नुकसान किया। तो 2,000 का जो नुकसान है, उसको अंडर अब्ज़ॉर्प्शन बोल के पीएल को चार्ज करना चाहिए। आपने प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करना चाहिए। नुकसान हुआ है, 10,000 बोला था ना, तो 8,000 बनाया, नुकसान किया ना आपने मेरा, तो 2,000 की भरपाई कौन करेगा? नुकसान पीएल में डालो। प्रोडक्ट के कॉस्ट को मत ऐड करो। अगर तुम प्रोडक्ट के कॉस्ट को ऐड करना शुरू कर दोगे, तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ का रेंट पे किया। रेंट पे किया 50,000, ठीक है? एक ही स्टूडेंट आया फर्स्ट डे, एक ही स्टूडेंट और मान लेते हैं वो बैच में एक ही स्टूडेंट है। अब मैं अगर एक स्टूडेंट को बोलूँगा कि भई देख, तेरे को एक सब्जेक्ट की फीस है ना ₹70,000 देनी पड़ेगी। वो जो स्टूडेंट आने वाला है वो भी नहीं आएगा। मैंने क्या किया, पूरे खर्चे एक ही स्टूडेंट से वसूलने की कोशिश किया, गलत हुआ ना? हाँ, अगर यही मैं आइडियली अगर मान लेते हैं 50 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, ₹50,000 रेंट है, मतलब ₹1,000 बच्चे का रेंट हुआ, तो ₹1,000 मैंने चार्ज करना चाहिए स्टूडेंट वाइज़ कि भई ₹1000 रेंट आएगा, 1000 के नोट्स आएँगे, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली भई 10,000 दे दे तू फीस। तो फिर कोई स्टूडेंट आएगा ही। अगर मैं एक ही स्टूडेंट बैठूँगा कि नहीं भई मैं रेंट तो 50,000 देना पड़ेगा, तू ही देगा मुझे रेंट, तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हो? गलत चार्ज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसलिए हम यहाँ पे व्हिचएवर इज़ हायर लेते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है? आइडियली ये रिवीजन में नहीं होना चाहिए था, ये रेगुलर लेक्चर्स में बात होनी चाहिए थी। बट मैंने आपको एक प्रॉपर से कांसेप्ट दे दिया। अब सोचो अगर आपने इसको 10,000 किया होता, तो अब सोचो क्या होता? 5 होता? तो आप चार्ज कितना करते इसको? ₹5 अल्टीमेटली कितना होता? 13। क्या आप भी 14 में बेच सकते थे? तो फिर ये प्रॉफिट लॉस मेकिंग नहीं है ना, प्रॉफिट मेकिंग है। तो आपने बंद नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्ट कॉस्ट अगर आप प्रोडक्ट को चार्ज करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप चीज़ें गलत करना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए हमने बिच एवरेज हायर लिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन ये किसके लिए? फिक्स के लिए। वेरिएबल हमेशा पर यूनिट रहता है। ठीक है? आगे। तो मैंने फर्स्ट इसमें 10 और 8 दिया, तो आपने किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। सेकंड सिनेरियो में मैंने 10 और 12,500 दिया, किससे डिवाइड करेंगे? 12,500 से, क्योंकि ज़्यादा किया ना, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर दो और ज़्यादा प्रॉफिट लगा के बेचो। समझ में आ रहा है? 14 इज़ द पॉइंट क्लियर? तो आइडियली 2 टाइप के क्वेश्चन्स हो गए। 2 टाइप के कौन से क्वेश्चन्स हुए? एक हुआ कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज़ लोअर, दूसरा इंडिविजुअल बेसिस और तीसरा फिक्स्ड फैक्टरी ओवरहेड्स। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है बात लॉस की। उसके बाद बात आती है लॉस की। लॉस 2 टाइप की, कौन से? नॉर्मल, एब्नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हमें माना हुआ नुकसान, ये हमेशा होता है, बचा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। और एक होता है एब्नॉर्मल, जो बचाया जा सकता था। अगर आप गाड़ी फ़ास्ट नहीं चलाओगे तो हम बचा सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा, राइट? तो आइडियली एक होता है नॉर्मल, एक होता है एब्नॉर्मल। नॉर्मल इज़ नथिंग बट हमारा माना हुआ नुकसान, हम पहले से मान के चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं, मैंने परचेज़ किया 1000 यूनिट्स, ठीक है? 1000 यूनिट्स और परचेज़ किया ₹1,00,000 में, तो कितना हो गया टोटल? 1 लाख, राइट? और आने का खर्चा लगा 20,000, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 1,20,000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स, तो 1 यूनिट आपके पास कितने पड़ा? ₹12। समझ में आ रहा है? हाँ, 120 में सॉरी, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया? 120। मतलब आप बोलोगे सर मेरा 1 यूनिट मेरे पास आने के लिए ₹120 आया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज़ द कॉस्ट? 120। क्या ये लॉजिक क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें से 10% माल तो वैसे भी खराब हो जाता है। इन शॉर्ट 10% नॉर्मल लॉस है।
तो आप क्या बोलोगे, मैंने 1,20,000 पे किया, ट्रू, लेकिन 1000 के लिए नहीं, 900 के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, राइट? ये माना हुआ नुकसान है, इसको मान के चलो। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा जो कॉस्ट है ना वो 1,20,000 डिवाइड बाय 900 होना चाहिए। मैंने पे किया 120 बराबर है, लेकिन 1000 के लिए पे कभी किया नहीं, मुझे मालूम था 10% लॉस होने वाला है, तो 900 के लिए पे किया। कितना आ रहा है? 140 133.33। मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपका एक यूनिट कितने का है, तो मैं बोलूंगा मेरा एक यूनिट 133.33 का है, वो 120 का नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या हुआ एग्जैक्टली, कहने से भी मेरा पर यूनिट बढ़ गया। तो नॉर्मल लॉस का काम यही है, इट इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो, इट इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट, और वी कैन से दैट कॉस्ट गेट्स एब्जॉर्ब बाय अदर गुड यूनिट्स। दूसरे दूसरे जो गुड्स यूनिट्स थे उन्होंने अपना कॉस्ट बांट लिया, 120 को सबने थोड़ा थोड़ा बांट के 133 पे लेके आ गए। ठीक है? तो यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हमने सीखा, परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड सो ऑन, राइट? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने थे? 1000, और नॉर्मल यूनिट्स 10% मतलब 100, तो बचे कितने? 900। इज द पॉइंट क्लियर? अब एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, एबनॉर्मल इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। मान लेते हैं मैंने सोचा 900 आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 880, तो 20 यूनिट्स तो खराब हो गए ना, मतलब 20 यूनिट्स तो और डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये मेरा नुकसान है। तो 20 यूनिट्स इंटू एक यूनिट कितने का है आपका? 133.33 का, तो आप अल्टीमेटली लॉस बता दोगे। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, परचेज किया 8000 यूनिट्स 38 रुपीज में, कितना हो गया वैल्यू? 3,04,000। फ्रेट पे किया 22,800, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 3,26,800, राइट? 3,26,800। कितने यूनिट्स मंगाए थे आपने? 8000, लेकिन 5% नॉर्मल लॉस में मान के चल रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 8000 कोई मंगाया नहीं था, मैंने मंगाया था 8000 माइनस 5%, मतलब कितना? 7,600। तो ये टोटल कॉस्ट में 7,600 डिवाइड करूंगा, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा कितना? 43। चेक करो, मैंने यहाँ पे 43 लिखा है, बराबर? तो आपके हिसाब से 7,600 मांग के चले तो मिलना चाहिए था आपको, लेकिन आया सिर्फ 7,450। क्या और लॉस हो गया? यस। कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया? 150। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। तो 150 यूनिट्स को इंटू 43 रुपीज के हिसाब से आप क्या करोगे? पेन को डेबिट कर दोगे। इज द पॉइंट क्लियर? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभार इस पे इंश्योरेंस क्लेम मिले, तो इंश्योरेंस यहाँ से माइनस करके बाकी का बैलेंस अमाउंट और पेन ट्रांसफर करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये एक टाइप का वैरायटी है जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कवर होता है। कई पॉइंट कवर हो गए, मतलब अब तक हमने जो कवर किया वो हमने देखा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, राइट? सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट एंड वेरिएबल लोअर एंड इंडिविजुअल बेसिस, चार टाइप की वैरायटी होगी। ओके, अब अगर आप ओवरऑल देखोगे, पांचवें पॉइंट में सिर्फ एक थ्योरी पोर्शन आता है। थ्योरी पोर्शन में क्या आता है? वैल्यूएशन टेक्निक्स। इन्वेंट्री अगर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ये पेन उठा के मैंने दूसरा पेन रख दिया तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो इंटरचेंज हो सकता है, राइट? और एक होता है इन्वेंट्रीज नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, मैं एक एक हटाऊंगा दूसरा रखूंगा तो सेम नहीं रहेगा। वैसे ही मैं आइडियली सेम रखते नहीं है, कोई भी ज्वेलरी शॉप क्या करेगा, अलग अलग आइडिया रखेगा, राइट? तो सब अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, राइट? वैल्यूएशन टेक्निक में जब हम कॉस्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, एएस2 आपको सिर्फ दो ही मेथड्स अलाउ करता है। कौन से दो मेथड्स हैं? फीफो एंड वेटेड एवरेज। आइडियली हम यहाँ पे लीफो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? तो हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक में क्या आता है? फीफो एंड वेटेड एवरेज, और नॉन हिस्टोरिक में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं एक बार एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जैक्टली क्या होता है। ये आपके फाउंडेशन बेसिक्स से रिलेट करता है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा परचेज है, ठीक है? ओपनिंग इज 10,000, परचेज इज 50,000, ठीक है? परचेज 50,000। मेरा सेल्स है 70,000, ठीक है? मेरा सेल्स है 70,000 और मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000। यहाँ पे क्या मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब अगर आपको इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू पता नहीं है, मान लेते हैं मेरे पास 100 पेन पड़े हैं, लेकिन एक कौन से रेट वाले मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है? कौन से रेट वाले मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे कंसिडर करूंगा कि इनको बेच दिया मैंने। तो मैं पहले चेक करूंगा कि भाई तुमको मालूम नहीं है कितने में खरीदा था, कॉस्ट नहीं पता तुमको, बेचोगे कितने में ये तो पता है ना, राइट? तो मैं ये पूछता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है वो बता दो। तो बोलोगे सर ये निकालना आसान है, हर पेन 20 में बेचूंगा, 100 पेन है 20 में बेच दिया, 2,000 सेल वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल ये 25,000 एग्जाम्पल, तो अब मैं बोलूंगा मेरा सेल 70 नहीं, मेरा सेल कितना हो जाएगा? 95। ऑल्दो मैंने बेचा नहीं है, बेचा है कि मैंने नहीं बेचा, लेकिन मैं मान के चलूंगा मैंने पूरा अगर बेच दिया तो कितने में बेच पाऊंगा? 25 में, तो मेरा सेल 95 हो जाएगा। तो मेरा जीपी कितना हो जाएगा? मतलब मेरा स्टॉक जीरो हो जाएगा। मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया? पूरा बेच दिया।
ऑब्वियसली कौन से प्राइस से बेचेंगे? सेलिंग प्राइस में। तो हम क्या निकालेंगे? जीपी निकालेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द जीपी? 30,000 एंड 30,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स? 30,000 डिवाइडेड बाय 95,000 कितना आएगा? 31 पॉइंट कहने से 31.57 तो कमाता हूँ मैं, तो बस अब स्टॉक निकाल लो। सेल्स सेलिंग प्राइस कितना था आपका? 25,000। इसमें कमाया ना आपने? कितना कमाया? 31.57% जीपी कमाया आपने। तो आपका कॉस्ट आ गया, इस पे वैल्यू करना चाहिए। 10 एक खत्म। आर यू गेटिंग दिस? तो ये होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्ट सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को मान लेना चाहिए कि बेच दिया। मान लो बेच ही दिया, बेचने के बाद जीपी आ जाएगा। एक बार जीपी रेट आ गया, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर दो जीपी, आपका प्रॉफिट आपका कॉस्ट आ जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर है। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आइडियली जो भी जनरल स्टोर्स रहते हैं, जो बड़े जनरल स्टोर्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल डीमार्ट, वो यही मेथड फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री इतनी रहती है तो एक एक काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स में आपके पास एडजस्टेड सेलिंग प्राइस है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में 4 टायर्स लगेंगे और 1 स्टेपनी लगेगा, 5 टायर्स लगेंगे। तो हर बार उनका टायर का कॉस्ट तो अलग-अलग आएगा, राइट? तो वो स्टैंडर्ड पकड़ के चलते हैं, भाई 1 टायर का कॉस्ट है 4,000 रुपए, मतलब 20,000 के टायर्स लगने वाले हैं, राइट? फिर आप वो 3,800 में लो, 4,100 में लो या 4,300 में लो, फ़र्क नहीं पड़ता। हम 4,000 के हिसाब से स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। आइडियली वही होता है, मोर और लेस 50-100 का फ़र्क आता है, लेकिन सोचो ना अगर मैं कार बना रहा हूँ, तो थाउज़ेंड्स ऑफ पार्ट्स लगने वाले हैं उसके अंदर। सबका एक-एक अगर इन्वेंटरी में ऐड करते बैठूँगा तो वो पूरा सिर्फ टाइम उसमें निकल जाएगा, एक कार का कॉस्ट निकालने में। मेरे पास इतनी सारी इन्वेंटरी है, तो मैं एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ। जैसे अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने अगर 100 कार बना के रख दिया है मेरे पास 100 कार्स, तो 100 कार की स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू कितनी है? भई एक कार मेरे मुझे ना 5 लाख में पड़ती है, तो मैं 5 लाख का ले लूँगा। अब मैं एक-एक का कॉस्ट नहीं पकड़ूँगा, स्टीयरिंग कितने का आया, इस बार स्टीयरिंग इसमें इतना यूज़ किया, इस बार स्टीयरिंग इसमें इतना यूज़ किया, राइट? मैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पकड़ के चलता हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आइडियली मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद हिस्टोरिकल मेथड देते हैं। हिस्टोरिकल में फीफो और वेटेड आता है, ठीक है? फीफो और वेटेड आता है। लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक होता है पीरियोडिकल और एक होता है परपेचुअल। अब मैं इसके बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न है, ये एक तो पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये बहुत फाउंडेशन बेसिक्स हैं, ठीक है? आइडियली आपने एएस2 पे फ़ोकस किस पे करना चाहिए? अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो मैंने आपको पहले मीनिंग बताया उसका। मीनिंग में बताया कि 3 पार्ट्स आते हैं। कौन से? एफजी, डब्ल्यूआईपी और रॉ मटेरियल। एफजी कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिच इज लोअर। डब्ल्यूआईपी कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिच इज लोअर एंड रॉ मटेरियल फॉलोज एफजी। इसके लिए एनआरवी क्या था? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंसेस। डब्ल्यूआईपी के लिए क्या था? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। रॉ मटेरियल फॉलोज एफजी। जो भी लोअर रहेगा हम वैल्यू कर लेंगे। और एक और पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे क्या? इंडिविजुअल बेसिस। उसके बाद में लॉस की बात हुई। लॉस 2 टाइप का आता है। कौन सा? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कहीं भी शो नहीं होता है। नॉर्मल लॉस को सिर्फ अपना पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा के रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। इन शॉर्ट आपका कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है गुड यूनिट्स में। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे? जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया, जो भी टोटल कॉस्ट आएगा उससे डिवाइड करेंगे किससे? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। यही पॉइंट क्लियर है? फिर जो भी कॉस्ट आएगा, यहाँ से आके कोई भी पूछेगा कि सर यूनिट कितने का? मैं ये वाला कॉस्ट बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद अगर एब्नॉर्मल लॉस हो जाता है, एब्नॉर्मल मालूम कैसे पड़ेगा? 10,000 मँगाया था, 10,000 5% नॉर्मल लॉस मान के चला था, मतलब कितना हो जाएगा? 9,500। लेकिन मेरे पास एक्चुअल में रिसीव हुआ 9,300, 200 और लॉस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एब्नॉर्मल। इसको वैल्यू किस पे करेंगे? नॉर्मल कॉस्ट पे। इज़ द पॉइंट क्लियर? इसके बाद थर्ड पॉइंट अपना आया फिक्स्ड ओवरहेड्स का, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो डिवाइड किससे करना है? नॉर्मल और एक्चुअल व्हिचएवर इज़ हायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, ठीक है? इसके बाद वैल्यूएशन टेक्निक्स थे। वैल्यूएशन टेक्निक इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल में जाएँगे तो फीफो या वेटेड है। नॉन हिस्टोरिकल में जाएँगे तो एवरेज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। अगर स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेथड लगाना है तो अगर स्पेसिफिक वैल्यूएशंस हैं आपके पास, जैसे अगर मैं ज्वेलरी देख के बता सकता हूँ ये इतने का है, तो बात खत्म हो गई। फिर आपको एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। फीफो और वेटेड एवरेज क्यों लगाते हैं हम? कि भाई ये पहले गया होगा, ये पहले आया होगा, इस तरह, ठीक है? तो ये एएस2 का इतना पॉइंट था। अब रिसेंटली उन्होंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया था, जो है जॉइंट प्रोडक्ट वाला, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला, ठीक है? तो उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। बट उसके पहले इंक्लूजन्स की बात हो गई थी अपनी। व्हाट इज़ टू बी एक्सक्लूडेड? क्या ऐड नहीं करते हैं कॉस्ट में, वो बात कर लेते हैं। टैक्सेस, अगर क्रेडिट अवेलेबल है, तो कभी ऐड नहीं करना। जैसे जीएसटी, अगर वो बोलता है इनपुट क्रेडिट इज़ अवेलेबल, तो वो मेरा कॉस्ट नहीं है। अगर वो बोलेगा इनपुट क्रेडिट इज़ अवेलेबल या नॉट अवेलेबल, तो मैं कॉस्ट में ऐड कर दूँगा। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, इन शॉर्ट जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, ये सब आपके पीएनएल के आइटम्स हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर सेल से रिलेटेड है, एडमिन से रिलेटेड है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस कभी ऐड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ब्याज ब्याज कभी ऐड नहीं होता है। हाँ, लेकिन AS16 बोरिंग कॉस्ट में कभी कभार ऐड हो सकता है, इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज अगेन इज अ पीनल कॉस्ट। इन शॉर्ट कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा आप ऐड नहीं करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? ये सब कहाँ जाएंगे? पीएल में जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? अब ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का, ज्वाइंट प्रोडक्ट इन बाय प्रोडक्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन डाला था। आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है? तो एक एग्जांपल मैंने सेट किया है, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले जॉइंट प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वो प्रोसेस बनने के बाद प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाता है। मैं एक ही चीज़ कर रहा था, जैसे मान लेते हैं मैंने क्रूड ऑयल परचेस किया, रॉ मटेरियल, और जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, राइट? केरोसिन भी मिल जाता है और उससे एक बाय प्रोडक्ट मिलता है वैक्स, राइट? तो आइडियली मैं बना रहा एक ही चीज़ था, लेकिन मुझे बनाते बनाते एक या दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जब क्रूड ऑयल का रॉ मटेरियल था, जो क्रूड ऑयल मेरे लिए, तब पेट्रोल भी बना, डीजल भी बना, राइट? तो पेट्रोल का भी कॉस्ट था, डीजल का भी कॉस्ट था, उसमें कॉस्ट कितना कितना था वो निकालना है। तो यहाँ पे जॉइंट प्रोसेस में अगर आप चेक करोगे, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आया? 1,50,000, वेजेस आया 90, फिक्स्ड ओवरहेड्स आए और वेरिएबल ओवरहेड्स आए। टोटल कॉस्ट कॉस्ट कितना हो गया? 3,55,000, राइट? अब 355 में मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। 3 प्रोडक्ट्स कौन से मिले देख लो एक बार। ए इज़ अ मेन प्रोडक्ट, बी इज़ अ मेन प्रोडक्ट एंड एक्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या? जो हम बनाना ही चाहते थे लेकिन बन गया। अब बन गया तो सीधी बात है हम बेचेंगे उसको। जो भी कमाई आएगी बाय प्रोडक्ट से, वो मैं इसमें से माइनस कर दूँगा। वो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना बना? 5000। इसका क्वांटिटी कितना बना? 4000 और इसका क्वांटिटी बना 2000। ठीक है? मतलब जब वो स्प्लिट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? एसओपी। एसओपी क्या होता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, राइट? जब स्प्लिट हो जाता है, आइडियली ये जिसका कॉस्टिंग हो गया है उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जिनका नहीं भी हुआ है तो बेसिकली क्या होता है, हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब क्या? आपके प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट स्प्लिट होने के बाद आपके मेन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ए, बी और एक एक्स बाय प्रोडक्ट बन गया, राइट? तो हम पहले चेक करते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी बनी। तो ए की बनी 5000, बी का बना 4000 और बाय प्रोडक्ट कितना बना? 2000। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऑन द स्पॉट बेच दें, बेचो या नहीं बेचो फर्क नहीं पड़ता, अगर बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पे इंटू सेलिंग प्राइस से मैं मल्टीप्लाई किया, 60 एंड 50 से दिया रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट? तो आपका ये क्या आ गया? 3 लाख एंड 2 लाख। इसको हम बोलते हैं सेल्स एट एसओपी। सेल्स एट एसओपी। अगर आपने एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखा। सोल्ड से फर्क नहीं पड़ता है, बेचो या मत बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेचेंगे तो कितने बिकेगा वो चेक करना है, राइट? तो 3 लाख और 2 लाख, क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? 3 लाख 2 लाख। अब जब भी ये कॉस्ट बढ़ेगा, आइडियली मैंने क्या करना चाहिए पता है? अगर ये नहीं रहता ना, ये नहीं रहता ना, तो मैं क्या करता पता है? ये 355 को इन दोनों में बांट देता, इन सेल्स एट एसओपी रेशियो। इन शॉर्ट 3,55,000 डिवाइड बाय 3 लाख, सॉरी 3,55,000 विल बी प्रोपोर्शन इन 3:2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं एक से हटा देता हूँ उसको, तो 355 विल बी अपोर्शन इन 3:2। बांट के दो, 2 लाख 313, 2 लाख 13,000, 1 लाख 42,000, बराबर? तो ए और बी का इतना इतना कॉस्ट है और इतने में कितने कितने यूनिट्स बनाए आपने? 5000 एंड 4000। तो इसको आप 5000 डिवाइड करोगे, इसको 4000 डिवाइड करोगे, तो एक यूनिट कितने का हो गया आपका? प्लीज रिपीट। 30.5। समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई ए जो है वो 42.6 है और बी जो है 35.5 का है, राइट? अब मैं बोल देता हूँ, आपने बनाया कितना था? 5। इसमें से ना 500 यूनिट अभी भी स्टॉक में है, मतलब 4500 बेच चुके हो। 500 का स्टॉक में, तो एक यूनिट कितने का है? 42.6 का, ये आपका हो गया स्टॉक। ये तो निकालना था अपने को, स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो काट शाट के अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको, तो बेसिकली ये जो खर्चा रहता है कौन सा वाला? 355, इसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट को आपको अपोर्शन करना पड़ता है, कौन से रेशियो में? सेल्स एट एसओपी रेशियो में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका बाय प्रोडक्ट। तो आपने करना क्या है? जो बाय प्रोडक्ट से जो भी इनकम आएगा ना, वो मेरा कॉस्ट कम करने का काम करता है। जो भी इनकम आएगा, इनकम दो फॉर्म्स में आएगा, या तो स्क्रैप में या तो एनआरबी में। तो यहाँ पे दोनों ही चीज दी है मैंने, यहाँ पे चेक करो। बाय प्रोडक्ट का क्या हुआ? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 8000। मतलब जब जब बाय प्रोडक्ट बन गया तो मैंने सोचा यार इसको बेच देना, लेकिन बेचने के लिए ना मुझे खर्चा करना पड़ा। खर्चा कितना करना पड़ा? 8000। और पैकिंग के लिए 2000। कैन बी सोल्ड एट 20 रुपीज। प्लीज बताइए 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये हो गया 40,000। लेकिन ये 40,000 करने के लिए क्या खर्चा करना पड़ा? हाँ, कितना खर्चा करना पड़ा? 10,000। तो अल्टीमेटली मेरे नेट कितना मिला? 30,000। क्या इतना पॉइंट समझ में आता है? नेट कितना मिला?
30,000, तो ये 30,000 आ गया। इसके अलावा स्क्रैप भी था, कितना? 5,000। तो अल्टीमेटली मुझे टोटल कितना पैसा मिल रहा है? 35,000। समझ में आ रहा है? तो ये 35 आपने क्या करना चाहिए, ये 355 से माइनस कर देना चाहिए। तो आपका जॉइंट कॉस्ट अब कितना हो जाएगा? मैं ये बोलूँगा ही नहीं कभी कि मेरा 355 खर्चा हुआ था। 355 में से 35 तो रिकवर हो गया ना, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 3,20,000। ये 320 को आपने डिवाइड करना चाहिए 3:2 में। क्यों? सेल्स एट एसओपी रेशियो कितना आ गया था? 1,92 एंड 1,28,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको आप अपने रेशियो से डिवाइड कर दोगे। कितना कितना कितने यूनिट्स थे? 5,000 और 4,000। तो मेरा 1 यूनिट कितने का हुआ? 38.4, 32। इज़ द पॉइंट क्लियर? राइट? अब अगर आप चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे दिया है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना था? 355। उसमें से एनआरवी माइनस कर देना, से स्क्रैप माइनस कर देना। 320 आया, उसको आप सेल्स रेशियो दैट इज़ सेल्स एट एसओपी रेशियो में डिवाइड कर दोगे, ये आंसर आ गया और 1 यूनिट हो गया मेरा 38.4 और 32 का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब लास्ट में एक लास्ट लाइन रहेगी कि कितना-कितना स्टॉक बाकी है। अब सीधी बात है, ये 5,000 पूरा पूरा तो नहीं बेचा होगा ना आपने, कुछ तो स्टॉक पड़ा होगा। लेट्स से इसमें से 1000 यूनिट स्टॉक में है, इन स्टॉक, और ये 4000 में से 500 यूनिट स्टॉक में है। तो ये 1000 को कितने वैल्यू करेंगे? 38.4 में, और ये 500 कितने वैल्यू करेंगे? 32 में, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हो गया एस 2, कितना ही था। मतलब अब अगर मैं वापस से एक लास्ट टाइम आपको पूरा रिकॉल कराऊँ आपने क्या-क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आपने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग में 3 पॉइंट्स थे, एफजी, डब्ल्यूआईपी एंड रॉ मटेरियल, राइट? कैसे-कैसे वैल्यू करना है? कॉस्ट एनआरवी व्हिच इज़ लोअर, कॉस्ट एनआरवी व्हिच इज़ लोअर एंड रॉ मटेरियल फॉलोज़ एफजी। दोनों के लिए एनआरवी कैसा था वो सीख लिया था। इसके अलावा इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है? एक था लॉस के बारे में, नॉर्मल, एब्नॉर्मल बात हो गई। उसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर फिक्स्ड रहा तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय एक्चुअल और नॉर्मल, या फिर यूज़ जो भी एक्चुअल हो या नॉर्मल व्हिचएवर इज़ हायर, वो करते हैं, राइट? 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमने सीखा इन्वेंटरी टेक्निक्स। इन्वेंटरी टेक्निक में फीफो वेटेड या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आइडियली एडजस्टेड सेलिंग प्राइस आज तक आया नहीं है आपके एग्जाम्स में, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, क्योंकि वो फाउंडेशन है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आ सकता है। क्या बताया था मैंने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में? आपके क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स में ऐड कर देना, कौन सी वैल्यू पे? सेलिंग प्राइस पे, जो दिया रहेगा आपको, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जीपी निकालना, जीपी रेट आ गया, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी उसमें जीपी माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। फीफो और वेटेड मेरे ख्याल से टेबल सबको आता होगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में गया नहीं अभी, ठीक है? फीफो और वेटेड एवरेज। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमने सीखा, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। जो बाय प्रोडक्ट रहता है, बाय प्रोडक्ट, उसको उसका जो भी स्क्रैप या जो भी एनआरवी रहेगा, वो माइनस करेंगे किसमें से? जॉइंट कॉस्ट में से, और वो जॉइंट कॉस्ट बाद में अपोर्शन करेंगे 2 प्रोडक्ट्स में, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में या सोल्ड में, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में। कितना पड़ा है उससे मतलब नहीं है, कितना बनाया उसमें हम डिवाइड कर देंगे, राइट? तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा और बाद में तुम बता देना कितने यूनिट्स पड़े हैं, उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करके पर यूनिट रेट निकाल दूँगा। तो ये क्वेश्चन था, राइट? दिस वाज़ आस्क्ड इन May 24 एग्जामिनेशन। तो अब मेरे ख्याल से वो पॉइंट भी कवर हो गया आपका, ठीक है? आइडियली इसमें ये पॉइंट्स है। इसके बाद हमने इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स देखे, ठीक है? इंक्लूजन, एक्सक्लूजन्स। कभी भी कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा ऐड नहीं करोगे, जैसे एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, एब्नॉर्मल लॉस, स्टोरेज, कभी भी ऐड नहीं करना, राइट? अगर जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है, तो फिर ऐड नहीं करेंगे, अवेलेबल नहीं है तो ऐड कर देना, ठीक है? इंटरेस्ट कभी ऐड नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर एएस 16 बोरिंग कॉस्ट में, ये एक्सक्लूजन था। इंक्लूजन्स में सीडी हमेशा इग्नोर होगा, टीडी माइनस करना है, हाँ, हमेशा माइनस करना है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, मेरे पास आने तक का जो भी खर्चा रहेगा, सब कुछ ऐड कर देना। इज़ द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो आइडियली इतना ही एएस 2 में रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनी क्वेरीज इन दिस? ओके, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे।